हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी। उन वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ मैंने अपने प्रीलिम्स के क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग के नोट्स शेयर कर दिए हैं। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो भी वो उसमें पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा IBPS PO मेंस इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। इन जनरल ये मेंस की इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चाहे वो IBPS PO मेंस हो, क्लर्क मेंस हो, RRB PO मेंस हो या फिर SBI का PO मेंस या क्लर्क मेंस हो। तो इन जनरल मैं इंग्लिश के मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर इंग्लिश की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, तो 2024 के जितने भी एग्ज़ाम्स थे उसमें मेंस में इंग्लिश का लेवल बहुत हाई था। जिसने भी 2024 के एग्ज़ाम्स दिए हैं उसको ये बात पता होगी। IBPS PO मेंस हो चाहे वो RRB PO मेंस हो, RRB PO मेंस पहला पेपर होता है ईयर का, तो उसमें बहुत टफ इंग्लिश आई थी। उसी से पता चल गया था कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो 2024 में मेरे IBPS PO मेंस में थे 22 आउट ऑफ 40 इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव में थे 18 आउट ऑफ 25, RRB PO मेंस में थे 28, IBPS क्लर्क में भी अराउंड 28 थे। तो पहले तो प्रीलिम्स में तो सिंपल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि या तो सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, पैरा जम्बल्स, कॉम्प्रीहेंशन। तो यही लिमिटेड पैटर्न्स हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं एरर डिटेक्शन इंग्लिश में। बट मेंस में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इंग्लिश का। कैसे भी पैटर्न के कोई भी न्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 2024 के सब एग्ज़ाम्स में डायलॉग कॉम्प्रीहेंशन था, जो ये नया पैटर्न आया था जो पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम्स में नहीं आया था। तो ऐसे ही हर साल इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हर बार कोई ना कोई न्यू पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने मिलते हैं। और कोई भी सिंगल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है मेंस में इंग्लिश में। कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ मैच द कॉलम आ जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कोई किसी ना किसी दूसरे टाइप को मिक्स किया जाता है। कोई भी सिंगल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता है मेंस में। तो इंग्लिश के मेंस की स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। प्रीलिम्स में जैसे सिंपल मैच द कॉलम्स आते हैं, मेंस में पैटर्न अलग होता है। जैसे 3 कॉलम वाले, कॉलम 1, 2 और 3, 3 कॉलम्स वाले मैच द कॉलम आ सकते हैं। या फिर बीच में कोई कॉलम 2 में स्टार्टर या कनेक्टर होगा जो हमें ऐड करना है, कॉलम 1 और कॉलम 3 को फिर ज्वाइन करना है बीच में स्टार्टर कनेक्टर की हेल्प से। या फिर ये भी हो सकता है कि बीच में कोई फिलर हो कॉलम 2 में और बाकी मैच द कॉलम करना हो। तो इसी टाइप से मैच द कॉलम प्लस फिलर्स भी आ सकते हैं या फिर मैच द कॉलम प्लस स्टार्टर कनेक्टर भी आ सकते हैं। IBPS PO में 2024 में 3 मैच द कॉलम आए थे, वो भी 2 मार्क्स में आए थे। और उसमें 3 कॉलम्स थे, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ये 2 मार्क्स में थे, बट ये सबसे आसान चीज़ क्वेश्चन थे पूरे एग्जाम में, पूरे इंग्लिश सेक्शन में। ये 6 मार्क्स थे मैच द कॉलम के और ये ईजिली हो सकते थे। मैंने प्रीलिम्स की वीडियो में भी बताया था कि ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में मैच द कॉलम्स हो या फिर मैच द कॉलम प्लस फिलर्स हो, इसमें ग्रामर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्योंकि जहाँ से कॉलम 1 फिनिश हो रहा है उसके और कॉलम 2 जहाँ से शुरू हो रहा है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं ग्रामर की वजह से। तो ग्रामर अगर अच्छे से आती है तो इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प मिलती है। और कुछ जो दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो हैं स्टार्टर कनेक्टर। प्रीलिम्स में अगर आते हैं तो 2-3 नंबर के आते हैं, बट मेंस में स्टार्टर कनेक्टर को फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेजेस के साथ मर्ज किया जाता है और नया पैटर्न बनता है। ऐसे ही ट्रिपल फिलर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। IBPS PO मेंस में ट्रिपल फिलर्स के क्वेश्चन आए थे जिसमें पैरा फिलर्स, एक पूरा पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट करना होता है। ये भी एक नया पैटर्न है। डायलॉग कॉम्पिटिशन मैं बता चुका हूँ, RRB PO मेंस, IBPS PO मेंस में दोनों में आया था लास्ट ईयर। वर्ड स्वैप को पैरा जम्बल्स में इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर पैरा जम्बल्स प्रीलिम्स में नॉर्मल आता है, बट मेंस में 7 या 8 लाइनों का पैरा जम्बल आएगा। उसमें एक लाइन में वर्ड स्वैप हो रहा होगा, एक में कभी कभार वो मीनिंग पूछ सकते हैं या फिर कोई एक फ्रेजल वर्ब डाल सकते हैं। एक सेंटेंस में एरर डिटेक्शन, एक सेंटेंस को ही 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ABCDE, और उसमें से उसका एरर डिटेक्शन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए फिर से ग्रामर का बहुत क्रूशियल रोल है, चाहे वो वर्ड स्वैप करना हो या फिर वो एरर डिटेक्शन ढूंढना हो। क्योंकि पहले एरर डिटेक्शन और वर्ड स्वैप होगा तभी पैरा जम्बल हो पाएगा, पैरा जम्बल उसके बिना हो ही नहीं सकता। ये वाले पैटर्न के बाद और भी कुछ पैटर्न आता है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है। प्रीलिम्स में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में नॉर्मल आता है, कोई एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन आ जाएगा, बट मेंस में फिलर्स आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही। एंटोनिम सिनोनिम तो आता ही है, उसके साथ फिलर्स भी आते हैं, एरर डिटेक्शन भी हो सकता है।
वही एक सेंटेंस को किसी 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ABCDE, और उसमें एरर ढूंढना होगा। ये भी हो सकता है कि वर्ड स्वैप भी आ सकता है कॉम्प्रिहेंशन में। तो और थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में, क्रिटिकल रीजनिंग टाइप जो कि रीजनिंग में होते हैं, वैसे थीम बेस्ड टोन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस में। क्लोज टेस्ट में फ्रेज और पैराफिलर्स को इंसर्ट किया जाता है। तो ये मल्टीपल पैटर्न्स हैं, कोई एंड नहीं है इंग्लिश का कोई भी न्यू पैटर्न बनाने में। हर साल न्यू पैटर्न बनता है, और न्यू पैटर्न के लिए निमिषा मैम की क्लासेस बेस्ट हैं। मैंने निमिषा मैम के परफेक्शन, वो जो उनका पेड बैच है उनसे ही पढ़ा था, उसमें उन्होंने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है, उसमें सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन वो मैम करा देती हैं। और लास्ट मेरी इंग्लिश वाली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से करी थी। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मैंने जितनी भी इंग्लिश की प्रैक्टिस है वो निमिषा मैम के बैच से ही करी थी। और निमिषा मैम के बैच से जो भी कोई परचेज़ करता है उसमें पीछे वाली रिकॉर्डेड वीडियोस भी होती हैं, तो वो भी देख सकते हो। तो और अगर किसी को नहीं परचेज़ करना तो यूट्यूब पे भी मैम की क्लासेस हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। वरना टेलीग्राम पे मैम जो भी डेली क्लास लेती हैं उसकी 2 PDF मैम शेयर करती हैं, एक विद एनोटेशन और एक विदाउट एनोटेशन। तो पहले विदाउट एनोटेशन वाले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद जो विद एनोटेशन है वहाँ से आंसर अपना वेरीफाई कर सकते हो, अगर पेड बैच नहीं लेना तो। बट ये है कि अगर उसको समझना है तो PDF से समझ नहीं आएगा, समझने के लिए क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने मैम का बैच लिया था, और उससे मेरे को तो बहुत इंप्रूवमेंट हुई है इंग्लिश में। मतलब मैंने तो सब कुछ ही, जो भी मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है, पहले बहुत वीक थी इंग्लिश में, मेरा जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो निमिषा मैम की क्लासेस के थ्रू ही हुआ था। वरना अगर जिसको बैच लेना तो यूट्यूब की क्लासेस भी हैं मैम की, बहुत प्लेलिस्ट पड़ी है मैम की यूट्यूब पे, उससे भी देख सकते हैं। तो निमिषा मैम की क्लासेस के थ्रू ही मैंने अपने इंग्लिश प्रिपरेशन करी थी और सारे नोट्स बनाए थे। ये है स्टार्टर कनेक्टर के मैंने नोट्स जो मैम ने बनाए थे। स्टार्टर कनेक्टर के मैम ने पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, कौन सी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स कौन से कॉन्ट्रास्ट वाले हैं तो वो, और अगर एडिशनल कैटेगरी के हैं वो भी मैम ने लिखवाए हुए हैं। रिजल्ट एंड रीज़न बेस्ड कैटेगरी होती है वो मैम ने लिखवाए हुए हैं, कंडीशनल कैटेगरी होती है वो भी लिखवाए हुए हैं। ये पूरे नोट्स हैं, इसकी मैं PDF स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऐसे ही मैम ने जितने भी पैरा जंबल्स करवाए थे तो मैं प्रैक्टिस करता था, तो उसमें से मैं नोट कर लेता था कि कौन से न्यू पैटर्न, मतलब कोई बहुत ही मुश्किल पैरा जंबल्स है न्यू टाइप का जिसमें कुछ नया सीखने को था, तो वो मैंने उन सब के भी यहाँ क्वेश्चंस के नोट बनाए हुए हैं। क्वेश्चंस की PDF मेरे पास अलग है और ये है सॉल्यूशंस की PDF, तो दोनों मैं क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन दोनों शेयर कर दूंगा। ये कुछ टॉप जो मुझे लगता थे मेरे हिसाब से जो टॉप अच्छे क्वेश्चंस थे पैरा जंबल के वो हैं। सिर्फ प्रीलिम्स के ही नहीं है, इसमें ये मेंस लेवल पैरा जंबल भी हैं जिसमें मिक्स पैटर्न मैम ने करवाया हुआ है, उसको वर्ड स्वैप और एरर डिटेक्शन के साथ मैं वो सब शेयर कर दूंगा। जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मेंस के, फ्रेज रिप्लेसमेंट के साथ पैरा जंबल को ऐड करके मैम ने करवाया था, मैं वो भी है, मैं वो सब भी शेयर कर दूंगा। तो इन सब से मेरे हिसाब से बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश में, क्योंकि परफेक्शन बैच से ही जो लेवल जो मैम करवाती है इंग्लिश में वही लेवल आता है इंग्लिश का। आजकल पिछले कुछ सालों से पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है और इंग्लिश का लेवल बहुत हाई किया जा रहा है एग्ज़ाम्स में। मेरे हिसाब से 2024 में तो इंग्लिश का लेवल बहुत हाई था। और इंग्लिश में सबसे बड़ी बात जो एक ध्यान देने वाली है वो है एक्यूरेसी। 2023 के जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैंने जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसका ये रीज़न था कि मेरे नेगेटिव बहुत थे इंग्लिश और GA में। इस पर मैंने वर्क करा 2024 में, बिल्कुल भी ओवर अटैम्प्ट नहीं करे इंग्लिश में मेरे 22 नंबर आए। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम में 26 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। इतनी मुश्किल थी इंग्लिश कि मैं सिर्फ 40 में से सिर्फ 26 मार्क्स का ही अटैम्प्ट कर पाया था, क्योंकि मुझसे और अटैम्प्ट हो ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रीड करने में बहुत टाइम लग रहा था। इतनी वास्ट इंग्लिश थी, उसको ध्यान पूरा ये नहीं था कि सारे क्वेश्चन स्किम से नहीं हो सकते मेंस में, पूरा एक एक पैराग्राफ रीड करना पड़ा था, सब कुछ समझना पड़ा था और बहुत टाइम लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ओवर अटैम्प्ट नहीं करूँगा। इंग्लिश का लेवल अगर पेपर में एग्ज़ाम तुम दे रहे हो और कोई किसी सेक्शन का लेवल हाई है तो वो सबके लिए हाई होगा अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। तो उसमें ओवर अटैम्प्ट भागने के चक्कर में ओवर अटैम्प्ट नहीं करने, स्लो स्पीड करके बल्कि अटैम्प्ट्स कम करने चाहिए और एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। 2023 की जो मेरी लर्निंग्स थी कि नेगेटिव मार्किंग में नहीं करना, वो मैंने 2024 में इंप्लीमेंट करी। यही आप लोगों को करना है कि अपनी लर्निंग्स जो भी मॉक्स में गलती कर रहे हो, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मॉक्स की अपनी मिस्टेक्स को नोट किया करो, उसे एनालाइज करो और उसे नेक्स्ट मॉक में इंप्लीमेंट करना है ताकि उसे रिपीट नहीं करना। और लास्ट वीडियो में ये वोकैब को लेकर भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि वोकैब की तो बहुत ज़रूरत है, जबकि मैंने कहा था कि वोकैब की कोई वो नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वोकैब की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक लिमिट है वोकैब की। मतलब मैंने भी अपने वोकैब के नोट्स टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, उसमें मैंने अराउंड 500 वर्ड्स मैं भी करके गया था। बट वोकैब ऐसी चीज़ है, वो समुंदर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने भी तुम वर्ड्स कर सकते हो,
कोई लिमिट, कोई एंड नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि उस वाली वोकैब का क्वेश्चन पेपर में आएगा, वो वाले वर्ड्स यूज़ होंगे। जीए जैसा हिसाब है वोकैब का कि कोई लिमिट नहीं है, ना ही वोकैब की कोई लिमिट है, ना ही जीए की कोई लिमिट है। बाकी इतने सब्जेक्ट हैं, कौन सा है, रीजनिंग है, जीए है, आरआरबी में कंप्यूटर है, तो बाकी इतने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वोकैब में थोड़ा कम टाइम देके वही टाइम बाकी सब्जेक्ट्स में दिया जा सकता है, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। ओवर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है किसी एक चीज़ को। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि 2024 में कैसे मतलब एग्ज़ाम्स मतलब क्या क्वेश्चन आए थे और मैंने कैसे अटैम्प्ट करे थे ताकि मैं अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दे सकूँ। तो 2024 के एग्ज़ाम में 2 सेक्शन आते हैं इंग्लिश में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए था 10 मार्क्स का और सेक्शन बी था 30 मार्क्स का। सेक्शन ए में सबसे पहले मैंने देखा था 3 मैच द कॉलम्स थे, उस पर तो 1-2 मिनट मतलब पर क्वेश्चन 1-1.5 मिनट लगा था, क्योंकि 3 कॉलम्स थे उसमें मैच द कॉलम में। तो पर मैंने वो तीनों अटैम्प्ट करे थे क्योंकि वो बहुत डुएबल थे। तो ये थे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद एक 2 मार्कर में था इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन और एक कन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन। वो बहुत लंबा था। 2 नंबर के चक्कर में ये नहीं है कि 2 नंबर दे रहा है तो उसको अटैम्प्ट करना ही है, पर वो मैंने दोनों छोड़ दिए थे क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग थे और वो थीम समझ भी नहीं आ रही थी और इन्फ्रेंस करना भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद मैंने सेक्शन बी में सबसे पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देखे। तो एरर डिटेक्शन में भी मतलब पिछली बार ऐसा था, जिसने एग्ज़ाम दिया उसको पता होगा कि अगर 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आए हैं, 2 नो एरर, फिर 1 एरर, फिर 2 नो एरर, ऐसे था। मतलब कि मिक्स क्वेश्चन थे कि बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़नी पड़ेगी कि कौन सा एरर है, कौन सा नो एरर है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे तो अटैम्प्ट करने के बाद कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके नेगेटिव मार्क्स आने हैं। और ये भी मुझे इसलिए पता था क्योंकि गाइडली के मैंने मॉक्स दिए थे मेंस में, उन्होंने ये पैटर्न अपने मॉक्स में डाला था कि 2 क्वेश्चन उन्होंने नो एरर डाले थे और कुछ एरर वाले डाले थे। और यही सेम पैटर्न आरआरबी पीओ मेंस में भी आया था। तो जितने एग्ज़ाम्स आप देते रहोगे, जितने मॉक्स देते रहोगे, फेमिलियरिटी पैटर्न से आती रहेगी, उतना एक्सपीरियंस होता रहेगा। इससे मुझे एक चीज़ याद आई, पिछली वीडियो में कमेंट्स में आ रहा था कि प्रिपरेशन अभी तक मेरी अच्छी हुई नहीं है, तो क्या मैं IBPS PO का फॉर्म भरूँ या ना भरूँ। मतलब ये कैसा शॉकिंग सा क्वेश्चन था। जितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी भी हुई हो, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करके वहाँ एग्ज़ाम को उसकी रियलिटी वहाँ पे फेस करके आने पर ही पता चलेगा। घर पे कितने भी नंबर आ जाए मॉक्स से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वहाँ की नर्वसनेस है उसी से फाइट करना है, वहाँ पे परफॉर्म करना है। तो एग्ज़ाम प्रेशर और एग्ज़ाम का माहौल पता चलेगा। तो फॉर्म फिल तो सब करने हैं, क्योंकि तैयारी तो साथ साथ चल रही है। कोई किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में तो जितनी मिस्टेक्स होंगी कभी ना कभी तो वो ठीक होंगी ना। तो फॉर्म तो ज़रूर फिल किया करो और एग्ज़ाम दिया करो, और मॉक्स के जितनी भी अपनी गलतियाँ उसको नोट करो। उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के बाद एक पैराजंबल का मिक्स पैटर्न क्वेश्चन था, जिसमें वर्ड स्वैप को यूज़ किया हुआ था और विद इन द सेंटेंस फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था। तो मैंने वो अटैम्प्ट करा था। उसके बाद फिर से क्रिटिकल रीजनिंग और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे 2 या 3, मैंने वो छोड़ दिए थे क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग थे। क्रिटिकल रीजनिंग और थीम बेस्ड वाले क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, कम समझ आते हैं मुझे वो। उसके बाद 3 क्वेश्चन वोकैब पर बेस्ड थे, उसकी वो मैंने रीड करने की कोशिश करी थी। उस 3 में से मैं सिर्फ 1 ही कर पाया था, तो मैंने सिर्फ 1 करा था। उसके बाद 2 आरसी थी, एक बहुत इजी थी और एक टफ थी। तो दोनों में, एक में 8 क्वेश्चन थे, एक में 9 क्वेश्चन थे। मैंने एक आरसी पूरी अटैम्प्ट करी थी। उसके बाद दूसरी आरसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा, क्योंकि एक ही इतना सब करने में इतना टाइम लग गया था कि वो इंग्लिश का सेक्शन इतना मुश्किल था कि इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है। इंग्लिश में भले ही मैं स्लो स्पीड से चला था, क्योंकि मेरा मकसद इंग्लिश में ही होता है कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, चाहे भले ही अटैम्प्ट कम हो। तो इसलिए ये पूरा मतलब स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो करे थे अपने IBPS PO मेंस वाले एग्ज़ाम में, जिससे मैंने सिर्फ 26 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था। और मुझे पता है ये अटैम्प्ट्स मेरे कम थे, बट उस अटैम्प्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे 22 मार्क्स आए और मेरे लिए वो बहुत थे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से आप नंबर ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट से ओवर अटैम्प्ट करके तुक्के मार के नेगेटिव लाने हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ मॉक अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में इंग्लिश के मेंस की। सबसे पहले तो 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 मार्कर्स पे ज़्यादा टाइम देना है कि उससे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उससे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, और 1 मार्कर्स पे टाइम कम देना है। कभी कभार एग्ज़ाम में 2 नंबर भले वाले वो 2 नंबर के क्वेश्चन है, पर वो हो सकता है बहुत मुश्किल हो, अटैम्प्ट ही ना हो। उल्टा भी हो सकता है कि 2 नंबर वाले बहुत आसान हो और वो अटैम्प्ट हो। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मैच द कॉलम में 3 मैच द कॉलम 2 मार्क्स से करने लायक थे, बाकी दोनों क्वेश्चन वो छोड़ने वाले ही थे। अगर उसमें टाइम दिया तो टाइम वेस्ट है। तो 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स में इतना मत डिफ्रेंशिएट किया करो कि टाइम किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा उसमें से 200 में आसान आया है। तो मैं सबसे पहले
मैं कोशिश करता था कि एरर डिटेक्शन या फिर एरर डिटेक्शन प्लस वर्ड स्वैप जैसा कोई क्वेश्चन आया तो उसको अटेम्प्ट करने के, उसके बाद मैच द कॉलम किसी और के साथ मर्ज होके आया तो उसका पैटर्न, उसके बाद स्टार्टर कनेक्टर का कोई क्वेश्चन आया है तो ये तीन, या फिर डायलॉग कंप्लीशन आया तो या फिर कोई सिंगल फिलर्स डबल फिलर्स, इसी ऑर्डर में मैं करता था। क्योंकि ये सब हो जाए तो ये जो मैंने 5-6 बताया ना, मैं इनको सबसे पहले इसलिए करता था क्योंकि इन सब में ग्रामर का बहुत रोल है। मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग पॉइंट था तो मैं इन सब को पहले करता था, ताकि इन सब में, और ये ऐसे जो मैंने अभी बोले 5-6 ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत कम है और इसमें अटैम्प्ट्स भी हो सकते हैं। तो पहले ये पार्ट करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था। उसके बाद क्लोज टेस्ट या फिर डबल फिलर्स ट्रिपल फिलर्स आए हैं तो वो करा। उसके बाद जाके पैराजम्बल्स मैं जब भी करता था मेंस में तो मैं उसमें काफ़ी टाइम देता था, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है, अगर वो गलत हुआ तो सारे नंबर लेके जाएगा, 4 या 5 नंबर की नेगेटिव लगेगी। पर अगर सही हुआ, और मेंस में 8 नंबर का आता है, 7-8 क्वेश्चन आते हैं, नहीं मतलब 8 लाइनों का आता है 5-6 मार्क्स का है, 5-6 नंबर पूरे दे के जाएगा। तो मैं उसको काफ़ी टाइम लगाता था और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी घर में, तो मैं पैराजम्बल मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसमें से मुझे नंबर चाहिए। ये सब करने के बाद सबसे लास्ट में मैं कॉम्प्रिहेंशन में जाता था। कॉम्प्रिहेंशन में भी ढूंढना पड़ेगा 2 या 3 कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन तो आएंगे, तीसरा कोई 3 नंबर या 4 नंबर का छोटा सा आ सकता है। उन तीनों में से सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि कौन सा सबसे आसान है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉम्प्रिहेंशन आया जिसमें 4 पैराग्राफ हैं और एक आया है तो जिसमें 2 पैराग्राफ हैं तो वो 2 पैराग्राफ वाला आसान होगा, ऐसे कुछ नहीं है। कभी ये भी होता है, ब्लफ होता है ये कि 4 वाला जो है वो ज़्यादा आसान निकलता है एज़ कम्पेयर टू वो 2 वाला। मेरे साथ ये एक एग्ज़ाम में हो चुका है, IBPS क्लर्क मेंस में ऐसा हुआ था, तो इसलिए मुझे पता है। तो कि ज़रूरी नहीं है कि कोई 4 पैराग्राफ वाला आया, कोई 2 पैराग्राफ वाला आया, तो ये जल्दी से स्किम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा आसान है। और जो आसान है उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, उसको अच्छे से पहले एक बार उसको रीड कर लिया, फिर एक बार उसके क्वेश्चंस रीड करें, फिर दोबारा पैराग्राफ रीड करें, क्योंकि मेंस में पहली बार रीड करने पे कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी टफ इंग्लिश होती है, स्पेशली IBPS PO मेंस में। तो उसको पूरा रीड करा और उसके बाद अगर टाइम बचा तो कोई बीच में अगर कॉम्प्रिहेंशन करना है तो कॉम्प्रिहेंशन, या फिर कोई बीच में कोई और क्वेश्चन वोकैब बेस्ड क्वेश्चन छूटा है तो मैं उस पर करता था। ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं इंग्लिश में मॉक अटेम्प्टिंग के दौरान। और एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में मत भागना, अटेम्प्ट्स को कम से कम रखना और परसेंटाइल और एक्यूरेसी पर इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्पेशली इंग्लिश और GA ये 2 ऐसे सेक्शन है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में तो सॉल्व करना है, वो सॉल्विंग की मिस्टेक हो सकती है, वो अलग बात है, वो उसके चांसेस बहुत कम है। बट उसमें अगर आंसर सॉल्व करा है तो चांसेस हैं कि वो ठीक निकलेगा। बट इंग्लिश और GA में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 5 में से कोई एक ऑप्शन तो टिक करना ही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, चलो वे टिक कर दो, नहीं करना। ये वाली आदत को रोकना पड़ेगा इंग्लिश में और GA में भी, कि पढ़ा था, सुना लग रहा है, कहीं ना कहीं से सुना था, चलो ये टिक कर देता हूँ। ये सब बाद में जब सिलेक्शन 0.5 1 या 1.5 2 से रुकेगा ना, तब ये नेगेटिव ही याद आएंगे और इन्हीं से फिर रोना आएगा कि क्यों ओवर अटैम्प्ट करा। इसलिए इंग्लिश और GA में अटैम्प्ट्स का अपना हाथ रोक के कम अटैम्प्ट करने चाहिए, चाहे भली अटैम्प्ट कम हो पर एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए। तो ये थी मेरी इंग्लिश की अप्रोच जो मैंने फॉलो करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। बाकी रीजनिंग और क्वांट्स की मेंस की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और टेलीग्राम पर जितने भी मैंने अभी तक नोट्स दिखाए थे, प्रीलिम्स वाले तो मैंने शेयर कर दिए हैं, ये जो मैंने मेंस के अभी पैराजम्बल, स्टार्टर कनेक्टर और 1-2 और जो भी मेरे मेंस के नोट्स पढ़े हैं, मैं वो सब विद क्वेश्चंस एंड विद सॉल्यूशंस अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट्स में जो भी आपके डाउट हैं आप इसमें पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप पिछली वीडियो में मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करा है, तो कमेंट्स का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।